नमस्कार, स्वागत है मैपिंग क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप कॉन्टिनेंट। इससे पहले क्लासों में हमने नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट कर लिया है, साउथ अमेरिका कंप्लीट कर चुके हैं और एशिया कॉन्टिनेंट भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम यूरोप कॉन्टिनेंट स्टार्ट करेंगे और यूरोप कॉन्टिनेंट बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट है और इसके अंदर सबसे पहले आज की क्लास में हम आउटलाइन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में इसकी कंट्री एंड कैपिटल पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास में हमने कंट्री कैपिटल्स को पहले कवर किया था, आउटलाइन को बाद में करवाया, लेकिन इसमें हम पहले आउटलाइन को कवर करेंगे, उसके बाद इसकी कंट्री एंड कैपिटल्स को पढ़ेंगे। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम कंट्री इसकी आउटलाइन को कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत सारी कंट्री कैपिटल आपको वैसे ही याद हो जाएंगे और उसके बाद में आपको इसकी सारी कंट्री कैपिटल करवा दूंगा। देखें जरा, तो जब भी हम आउटलाइन पढ़ेंगे तो आउटलाइन के अंदर आपको कुछ सागरों के बारे में पढ़ना होता है। तो जब भी हम आउटलाइन पढ़ते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे आपको सागर मिल सकते हैं। ठीक है, सागर का मतलब क्या होता है? जब हम किसी ओशियन की बात करते हैं तो उस ओशियन का जो सब डिवीजन है, तो ओशियन का जो सब डिवीजन है उसी को सी के नाम से जाना जाता है। तो ओशियन के छोटे भाग जो किसी तटीय क्षेत्र को स्पर्श करते हैं उन्हें हम सी के नाम से जानते हैं। गल्फ या बे, इसको हिंदी में खाड़ी कहा जाता है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिल जाता है लैंड का। तो ये पूरा स्थल होकर यहाँ पर पानी भरा रहता है अंदर की ओर, तो इसको हम क्या कहते हैं? खाड़ी के नाम से जानते हैं, अंग्रेजी में गल्फ या बे कहते हैं। तो स्थल का सकरा भाग जो अंदर की ओर घुसा हुआ है, जो तीन और स्थल से घिरा हुआ और एक हिस्सा समुद्र की ओर खुला हुआ है, उसे खाड़ी के नाम से जानते हैं। द्वीप के बारे में हम जानते हैं कि एक ऐसा क्षेत्र जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है, एक ऐसा स्ट्रक्चर जो चारों ओर पानी से घिरा, उसको हम द्वीप कह देते हैं। प्रायद्वीप का सामान्य मतलब होता है एक ऐसी संरचना जो तीन और पानी से घिरी हुई है, उसको हम प्रायद्वीप कहते हैं। इसका एक भाग स्थल से जुड़ा रहता है और तीन भाग आपके जल के साथ जुड़े होते हैं। खाड़ी में उल्टा होता है, खाड़ी के तीन भाग स्थल से जुड़े होंगे, एक भाग वाटर की तरफ ओपन होगा। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसके एक भाग स्थल से जुड़ा होगा, तीन भाग आपके वाटर से टच करेंगे। स्ट्रेट को हिंदी में कह देते हैं हम जल संधि या जल डमरू मध्य भी कह दिया जाता है। जल संधि का मतलब होगा कि ऐसे दो जलीय भाग, जैसे यहां पर मान लें कि ये ए जलीय भाग है और ये दो जलीय भाग है, जब ये दोनों वाटर बॉडी किसी सकरे भाग से टच करते हैं, तो किसी सकरे भाग से स्पर्श करती है, तो उसी जगह को जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो जल संधि हम कह सकते हैं एक सकरा जलीय भाग है जो दो जलीय भागों को जोड़ता है और स्थलीय भागों को अलग करता है। ए नैरो वाटर बॉडीज कनेक्ट टू वाटर बॉडीज एंड सेपरेट टू लैंड बॉडीज। तो एक नैरो वाटर बॉडी जो लैंड बॉडीज को सेपरेट करेगी और वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, उसको हम कहते हैं स्टेट। तो ये चार पांच चीजें आपको पूरी की पूरी आउटलाइन के अंदर कवर करनी होती है, इसलिए हमारे टॉपिक का नाम हो जाता है यहाँ पर आउटलाइन। तो ये पांचों चीजों को अलग अलग ना पढ़ के हम पूरे का पूरा एक साथ ही कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट का एक आप मैप देख सकते हैं, एटलस को ओपन करके साथ में रखो। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करेंगे तो ये यहां से एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो एक ही पार्ट में दो चीजें आती हैं। इसके इस साइड आपका कौन सा कॉन्टिनेंट आ जाता है? एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो इस यूरोप कॉन्टिनेंट की जो पूर्वी सीमा है वो किसके साथ जुड़ी होगी? एशिया महाद्वीप के साथ जुड़ी होगी। उत्तरी भाग की बात करें तो उत्तरी जो भाग है वो आर्कटिक ओशियन को स्पर्श करता है। तो हम कह सकते हैं यूरोप की पूर्वी सीमा पर एशिया महाद्वीप है और नॉर्थ वाले भाग में जाएंगे तो यहां पर आपको आर्कटिक ओशियन मिल जाता है और इसके पश्चिमी भाग पर जाते हैं तो ये पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन का पार्ट मिल जाता है। तो यूरोप महाद्वीप भी अपने आप में एक प्रायद्वीप कहता है। तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है क्योंकि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आप देखोगे, इस साइड भी वाटर बॉडी है, इस साइड भी वाटर बॉडी और इसके फ्रंट में भी वाटर बॉडी है। तो यूरोप महाद्वीप भी अपने आप में एक प्रायद्वीप है और इस प्रायद्वीप के अंदर भी बहुत सारे प्रायद्वीप हैं। विश्व में सबसे ज्यादा प्रायद्वीप हमें यूरोप के अंदर ही देखने को मिलते हैं, इसलिए यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है।
तो इसमें हमें क्या क्या चीजें पढ़ना है उनको जरा देखते हैं। तो पहले बॉडी याद रखना, पूर्व की सीमा एशिया महाद्वीप के साथ लगी हुई है, उत्तर में कुछ भाग आर्कटिक ओशियन से टच करता है और पश्चिमी भाग पूरे का पूरा अटलांटिक ओशियन है, और दक्षिणी भाग के अंदर इसके यहाँ पर एक सी है जिसको कहते हैं मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो दक्षिणी भाग की सीमा किसे टच करती है? भूमध्य सागर को स्पर्श करती है। नेक्स्ट देखें अब, तो हमें कहां से स्टार्ट करना है? तो जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल यहां पर नॉर्थ अमेरिका है, तो नॉर्थ अमेरिका के इधर जाएंगे तो सबसे पहले जो द्वीप मिलेगा उसको कहा जाता है आइसलैंड। तो इसके अंदर जो सबसे पहला क्षेत्र मिलेगा वो कौन सा होगा? आइसलैंड यहां पर हमें मिल जाएगा। आइसलैंड की अगर हम बात करें तो ये यूरोप महाद्वीप का एक द्वीप है जिसकी राजधानी का नाम मिल जाता है हमें रिकजाविक। तो सबसे पहला पॉइंट आप आइसलैंड याद रखेंगे, आइसलैंड की राजधानी याद रखेंगे, क्या मिल जाती है? रिकजाविक। इसके बाद अगर आप जाते हैं तो यहां पर एक पूरी की पूरी वाटर बॉडीज मिलती है जो आर्कटिक ओशियन का भाग और कुछ अटलांटिक ओशियन को टच कर जाता है, इसको कहा जाता है नॉर्वेजियन सागर। तो जैसे ही आप एटलस में आइसलैंड के पूरब की ओर बढ़ेंगे तो आपको एक सागर मिलेगा जिसे कहा जाएगा नॉर्वेजियन सागर। इस नॉर्वेजियन सागर में एक छोटा सा फेरो करके एक द्वीप मिलेगा, छोटा सा, ठीक है, फेरो द्वीप। तो ये फेरो द्वीप जिस पर डेनमार्क का अधिकार है, तो ये फेरो द्वीप कहां पर स्थित है? नॉर्थ सी के अंदर, सॉरी नॉर्वेजियन सागर के अंदर ही स्थित है फेरो द्वीप जिस पर डेनमार्क का अधिकार है। जब इससे हम आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको जो दिखाई देता है, ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ये एक पेनिनसुला टाइप का आपको दिखाई देता है। तो इसको क्या क्षेत्र कहा जाएगा? तो ये एक अपने आप में क्या है? पूरे का पूरा प्रायद्वीप है, और इस प्रायद्वीप को नाम दिया जाता है स्कैंडिनेवियन। स्कैंडिनेवियन, यहां पर माउंटेन भी है, उसी के नाम से इसका नाम पड़ा हुआ है। तो यहां पर हमें क्या मिलता है? एक स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला मिल जाता है। इस स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के अंदर जब हम जाते हैं तो यहां पर हमें कुछ देश दिखाई देंगे, जिसमें सबसे पहले आप देखोगे आपको एक नॉर्वे कंट्री देगी, नॉर्वे की राजधानी आपको यहां पर ओस्लो मिल जाएगी। उसके बाद एक स्वीडन देश दिखाई देगा, ठीक है, स्टॉकहोम इसकी राजधानी यहां पर आपको मिल जाएगी। और इसी के बाद देखो यहां एक देश हो गया इसमें नॉर्वे और एक हो गया स्वीडन, और इसकी स्कैंडिनेवियन के अंदर अगला जो देश दिखाई देता है उसको कहा जाता है फिनलैंड। हेलेंस्की राजधानी यहां पर इसकी मिल जाएगी। तो तीन देश हमने देखे, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये तीनों ही देश किसके पार्ट हैं? स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के पार्ट हैं। तो स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में तीन देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। चाहो तो इनको लिख लेना, बाकी प्रायद्वीप में अलग से भी आपको करवाऊंगा। यहां पर एक चीज और आपको समझना है कि इसके दक्षिण में, इसी स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप के दक्षिण भाग पर अगर आप जाएंगे इस वाले भाग पर देखेंगे तो यहां पर आपको फिर एक प्रायद्वीप दिखाई देगा। इस प्रायद्वीप को कहा जाता है डेनमार्क। कोपेनहेगन इसकी राजधानी हमें मिलेगी। तो यहां पर कौन सा देश मिलेगा? डेनमार्क। जुटलैंड पेनिनसुला के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहां पर जो पेनिनसुला मिलता है उसको जटलैंड या जुटलैंड पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो अब आपके पास जो देशों की अगर हम बात करें तो एक देश हो गया हमारे पास आइसलैंड, दूसरा देश हो गया नॉर्वे, तीसरा देश हो गया स्वीडन और चौथा देश मिल जाता है डेनमार्क। तो इन चार देशों की अगर हम बात करें तो चार देशों से एक ग्रुप बनता है जिनको स्कैंडिनेवियन देश कहा जाता है। तो प्रायद्वीप देखो, अगर पूछा जाए कि स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन देश आते हैं तो प्रायद्वीप में तीन देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन कौन सी है तो इसमें चार देश आएंगे। एक तो इसमें आइसलैंड आएगा, दूसरा इसमें नॉर्वे आएगा, तीसरा देश इसमें स्वीडन आएगा और चौथा देश इसमें डेनमार्क आएगा। तो ये चार देश आप याद रखेंगे, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। इन चार देशों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? इन चार देशों के ग्रुप को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्री। एक ग्रुप और बनता है जिसको कह देते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन। फिनो स्कैंडिनेवियन। जब हम फिनो स्कैंडिनेवियन देश की बात करते हैं तो इसमें ये चार देश तो शामिल होंगे ही,
ये 4 कंट्रीज तो इसमें इंक्लूड हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, 4 कंट्री तो इंक्लूड हैं। इसके अलावा इसमें एक देश और ऐड हो जाता है जिसका नाम है फिनलैंड। तो इसमें जो 5वां देश हम ऐड करते हैं वो कौन सा है? फिनलैंड। अगर हम इसमें फिनलैंड को भी ऐड कर लें तो देशों की संख्या 5 हो जाती है। तो ये 5 देश मिलकर कहलाते हैं फिनो स्कैंडिनेवियन। यहां पर 4 देश आते हैं। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, 4 देशों के ग्रुप को कहा जाता है स्कैंडिनेवियन। और अगर हम 4 देशों में फिनलैंड भी ऐड कर लें तो इन 5 देशों के ग्रुप को कहा जाता है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। और इसमें अगर हम आपसे स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बारे में बात करते हैं, उसमें केवल 3 देश आते हैं, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को हम पेनिनसुला में काउंट करेंगे। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में 4 देशों को स्कैंडिनेवियन कंट्री और 5वां देश ऐड कर लेंगे तो बन जाएगा फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये काम करने के बाद आपको ये 5 देश कवर कर लेंगे। इसके बाद इस जगह पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी। एटलस में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी जिसको कहा जाता है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो बोथनिया की खाड़ी आपको यहां पर मिल जाएगी, बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी के बाद अगर आप देखेंगे, बोथनिया की खाड़ी के बाद अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर भी आपको एक खाड़ी दिखाई देगी, ये वाली। तो इस जगह पर भी आपको जो खाड़ी दिखाई देगी, इस खाड़ी को कहा जाता है फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो पहले मिलेगी देखो नॉर्वे और स्वीडन के बाद फिनलैंड। तो स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या स्थित है? बोथनिया की खाड़ी। क्या याद रखेंगे? तो बोथनिया की खाड़ी जब भी आपको याद रखना है तो हम बताएंगे कि ये स्वीडन और फिनलैंड के बीच में स्थित है। फिर फिनलैंड के नीचे जाएंगे तो फिनलैंड के नीचे ही जाएंगे तो यहां पर आपको फिनलैंड की खाड़ी मिल जाएगी। फिनलैंड के नीचे जैसे ही हमें यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी मिलेगी और इसके नीचे एक देश मिल जाएगा जिसका नाम है एस्टोनिया। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में मिलेगी आपको फिनलैंड की खाड़ी। तो याद कैसे रखना है? तो पहले आइसलैंड याद रखेंगे, फेरो याद रखेंगे, नॉर्वेजियन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। ये ग्रुप वगैरह सारा बनाने के बाद आपको फाइनली स्वीडन जाना है। स्वीडन से फिनलैंड जाएंगे, दोनों के बीच में फिनलैंड को, बोथनिया की खाड़ी को याद रखेंगे। फिर फिनलैंड के दक्षिण में जाएंगे तो फिनलैंड की खाड़ी, और फिनलैंड की खाड़ी को क्रॉस करेंगे तो एस्टोनिया देश मिलेगा। एस्टोनिया के नीचे जाएंगे तो लाटविया मिलेगा। तो एस्टोनिया और लाटविया के बीच में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आपको रीगा की खाड़ी मिल जाएगी। तो लाटविया की राजधानी का नाम भी क्या है? एस्टोनिया की राजधानी तालिन मिल जाती है और लाटविया की राजधानी रीगा है। तो इन दोनों के बीच में इस जगह पर जो खाड़ी मिलती है उसको कहते हैं रीगा की खाड़ी। तो पहला देश मिला एस्टोनिया, दूसरा देश है लाटविया। तो फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में क्या है? फिनलैंड की खाड़ी। एस्टोनिया और लाटविया के बीच में क्या है? रीगा की खाड़ी। एस्टोनिया, लाटविया के बाद अगर हम बढ़ेंगे तो यहां पर जो देश मिलता है इसको कहते हैं लिथुआनिया। काफी इंपॉर्टेंट देश है। तो लिथुआनिया की अगर हम बात करें तो विल्नियस इसकी राजधानी हमें मिलेगी। तो यहां पर 3 देश मिल गए, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। और इसी जगह पर एक आपको छोटा सा सागर मिलेगा जिसको कहते हैं बाल्टिक सागर। तो इसी जगह पर एक छोटा सा सागर मिलता है जिसका नाम क्या है? बाल्टिक सागर। तो एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया तीनों की सीमा किसे टच करती है? बाल्टिक सागर को। इसलिए इन 3 देशों से एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। तो जैसे स्कैंडिनेवियन देशों का ग्रुप हो गया, तो अगर आपसे बाल्टिक कंट्री पूछा जाए कि किन देशों को बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है, तो बाल्टिक देश के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो उसमें 3 देश आएंगे। एक आएगा एस्टोनिया, दूसरा आएगा लाटविया और तीसरा आएगा लिथुआनिया। तो इन 3 देशों को, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया को किस नाम से जाना जाता है? बाल्टिक देश के नाम से जाना जाता है। तो पहले इतना एक बार आप लोग नोट कर लेंगे। देखो यहां पर कैसे नोट करना है, देखो तो एक बार रिवीजन भी करते हैं और सारे पॉइंट को आप नोट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें मिलेगा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी का नाम क्या था? रिकजाविक।
आइसलैंड की राजधानी रिकजाविक के पास जाएंगे तो हमें एक सागर मिलेगा जिसका नाम था नॉर्वेजियन सी, और नॉर्वेजियन सी के नीचे हमने पढ़ा था एक छोटा सा द्वीप जिसका नाम क्या था, फेरो आइलैंड, और इस फेरो आइलैंड पर किसका अधिकार था, डेनमार्क का अधिकार था। इसके बाद हम जाते हैं तो ये स्कैंडिनेवियन वाला बेल्ट मिलता है, इसमें पहला जो देश मिलता है वो है नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी की बात करें तो हमें मिल जाती है ओस्लो। नॉर्वे के बाद अगर हम जाते हैं तो यहां पर अगला देश हमें मिलता है स्वीडन, और स्वीडन की राजधानी मिल जाती है स्टॉकहोम। और इसके बाद जो अगला देश मिलता है उसका नाम था, सॉरी यहां नीचे पहले देखेंगे तो डेनमार्क, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। तो आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन 4 देशों को किस नाम से जाना जाता है, स्कैंडिनेवियन देश के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगर इन 4 देशों में अगर हम फिनलैंड को भी ऐड कर लें जिसकी राजधानी हेलेंस्की, तो ये 5 देशों का ग्रुप कहलाता है फिनो स्कैंडिनेवियन कंट्री। फिर हमने देखा था कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में एक खाड़ी स्थित है जिसको गल्फ ऑफ बोथनिया के नाम से जाना जाता है, बोथनिया की खाड़ी मिल जाएगी। फिर हमने देखा था कि फिनलैंड के नीचे एक देश मिलता है जिसका नाम क्या है, एस्टोनिया, और फिनलैंड और एस्टोनिया के बीच में एक खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। तो यहाँ पर फिनलैंड की खाड़ी और उसके नीचे मिल जाएगा आपका एस्टोनिया। एस्टोनिया की राजधानी तालिन मिल जाएगी। और उसके बाद हमने देखा था कि एस्टोनिया के नीचे लाटविया, लाटविया और एस्टोनिया के बीच में रीगा की खाड़ी, तो गल्फ ऑफ रीगा है। इसके बाद आपको लाटविया और इसकी राजधानी का नाम भी रीगा है। इसके बाद लिथुआनिया मिल जाएगा जिसकी राजधानी विल्नियस है। और इन तीनों देशों के साथ पास में एक सागर है जिसको कहते हैं बाल्टिक सागर। ठीक है, बाल्टिक सागर, इस कारण से इसको किस नाम से जाना जाता है, बाल्टिक देशों के नाम से जाना जाता है। तो एक स्कैंडिनेवियन देश याद रखेंगे जिसमें 4 देश थे, फिनो स्कैंडिनेवियन में 5 देश थे, बाल्टिक देशों में 3 देश मिलते हैं। ठीक है, और यहां पर याद रखेंगे कि इस जगह पर, जैसे आप इस पॉइंट पर जाएंगे, अब इसके आगे की चीजों को समझें, इस जगह पर आप जाएंगे तो ये एक ऐसा क्षेत्र मिलेगा जो रशिया के अंडर में आता है। तो यहीं पर साइड में हमें रशिया मिलता है, तो रशिया ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर रखा है। तो जब रशिया का इस क्षेत्र पर अधिकार आता है तो इसका नाम पूछा जाता है कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो रशिया की सीमा भी याद रखेंगे बाल्टिक सागर को स्पर्श करती है। तो रशिया का बॉर्डर भी बाल्टिक सागर को टच करेगा। इस पॉइंट का नाम है क्लिनिनग्राड, तो इसको क्लिनिनग्राड के नाम से जाना जाता है जो किसका पार्ट है, रशिया का। फिर बाल्टिक सागर में आ जाएंगे और इसी, अब क्लिनिनग्राड किसके बीच में है, इस साइड लिथुआनिया है और इस साइड जो देश मिलता है वो है पोलैंड। पोलैंड की राजधानी मिलती है हमें वार्सा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि क्लिनिनग्राड कहां पर स्थित है, तो हम कहेंगे कि रशिया का पार्ट है, यूरोप में स्थित है। किन देशों के बीच में स्थित, हम कहेंगे ये लिथुआनिया और पोलैंड के बीच में स्थित है। इतनी क्लियर हुआ। पोलैंड के बाद अगर हम जाते हैं तो अगला जो पार्ट हमें मिलता है वो यहां पर हम देखेंगे। तो पहली स्लाइड में आपको इतना मैटर यहां पर याद रखना, ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और सारी चीजों को एटलस के साथ आपको कवर करना है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहां पर पढ़ लिया, जितने पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं वो सारे के सारे पॉइंट आप एटलस में से देखकर ही याद रखेंगे और इसी क्रम में याद रखेंगे जिस क्रम में आपको बताया गया। तो पोलैंड तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पोलैंड का बेल्ट हो गया, ये हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, पोलैंड जिसकी राजधानी हमने पढ़ ली थी वार्सा। तो अभी मैं देशों के बारे में नहीं पढ़ा रहा हूं, केवल अभी हम उन्हीं देशों की बात कर रहे हैं, केवल देश राजधानी मैं बताता जा रहा हूं जो हमारे तट को टच करते। तो यहां पर हमें क्या मिल चुका था, ये बाल्टिक सागर था, इसको भी एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। यहां पर ये बाल्टिक सी था। अब समझे जरा, जब आप पोलैंड से आगे बढ़ेंगे तो यहां पर जो अगला देश मिलेगा, आप मैप में देखना, ये काफी जूम कर दिया मैंने। पोलैंड के बाद अगर आप एटलस में देखोगे तो पोलैंड के बाद जो अगला देश मिलेगा वो है जर्मनी, जिसकी राजधानी हम जानते हैं बर्लिन है। पोलैंड जर्मनी के ऊपर ही जो देश है वो हमें डेनमार्क मिल जाता है यहाँ पर, जिसकी राजधानी हम कोपेनहेगन पढ़ चुके हैं। तो जर्मनी के ऊपर ही किसकी सीमा है, डेनमार्क की, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, कोपेनहेगन। और डेनमार्क जिस प्रायद्वीप पर स्थित है इसको जटलैंड के नाम से पढ़ा जाता है। तो डेनमार्क किस प्रायद्वीप पर स्थित है, तो जटलैंड प्रायद्वीप पर स्थित है। हालांकि ये प्रायद्वीप में आपको अलग से पूरे पढ़ाऊंगा, द्वीपीय देश, ठीक है, पेनिनसुलर कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री, कोस्टल कंट्री, ये सब में अलग से कराऊंगा आपको। जर्मनी को भी हम बाद में पढ़ेंगे, केवल ये कोस्टल कंट्री है तो यहां पर क्लियर हो गया। यहां पर याद रखना कि ये जो बाल्टिक सागर वाला बेल्ट है, बाल्टिक सागर, और यहां पर इस जगह पर एक नहर बनाई गई है।
तो बाल्टिक सागर से अब देखो, अब क्या होता है कि जर्मनी को अगर आपको इस पोर्ट से, जर्मनी को अगर आपके अपने इस बंदरगाह से जर्मनी को इस बंदरगाह की ओर जाना है, तो अगर ये जली मार्ग से होने के जाना चाह रहा है तो इसको डेनमार्क का पूरा चक्कर लगा के आना पड़ेगा, और ऐसा ही प्रारंभ में होता था। तो जर्मनी को अपने पूरब से पश्चिम तट को अगर टच करना है तो उसको पूरे का पूरा क्या है, इस डेनमार्क का चक्कर लगाकर आना पड़ता था। इसी सुविधा को सरल करते हुए डेनमार्क ने क्या किया, यहां पर अपने इस क्षेत्र को, सॉरी जर्मनी ने अपने इस क्षेत्र को कट किया यहां से, और कट करने के बाद यहां पर एक नहर का निर्माण कर दिया गया। तो जर्मनी में एक नहर का निर्माण किया गया यहां से, जिससे ये इन दोनों क्षेत्रों को कनेक्ट कर सकती थी। तो जब इस नहर का निर्माण किया गया तो इस नहर का नाम क्या रखा गया, कील नहर। तो यहाँ पर जो नहर बनाएगी इसका नाम क्या है, कील नहर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि कील नहर कहां पर स्थित है, तो हमारा आंसर होगा कि कील नहर जर्मनी में स्थित है। क्लियर हुआ इतना? फिर क्वेश्चन आता है कि कील नहर किससे टच करती है, तो इस साइड का जो एरिया वो बाल्टिक सी का एरिया है, बाल्टिक सागर है पूरे का पूरा ये, और इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहां पर उत्तरी सागर मिलता है। तो हम कह सकते हैं कि कील नहर, पहला आंसर कह सकते हैं कि कील नहर जर्मनी में स्थित है, और ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसका फायदा क्या है कि अब आपको डेनमार्क का चक्कर लगाकर नहीं आना पड़ेगा, आप डायरेक्ट उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और ये नहर कहां पर स्थित है, जर्मनी में स्थित है। अब अगला क्वेश्चन इसमें ये आता है कि जब ये नहर जर्मनी में स्थित है तो इसके इस साइड भी एक बंदरगाह है और एक बंदरगाह इसके इस साइड बना हुआ है। तो इन दोनों बंदरगाहों का नाम आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों बंदरगाहों को क्या कहा जाता है। इस साइड जो बंदरगाह आता है उसको कील के नाम से पढ़ा जाता है, और इस साइड जो बंदरगाह आता है उसको हम्बर्ग के नाम से जाना जाता है। तो कील नहर के तटों पर दो बंदरगाह हैं। बाल्टिक सागर के तट पर जो कील नहर का बंदरगाह उसे कील के नाम से जाना जाता है, और उत्तरी सागर के तट पर जो बंदरगाह है उसे हम्बर्ग पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो पहला कंफ्यूजन यहीं पर होता है, कई बार कील बंदरगाह उत्तरी सागर में चला जाता है और हम्बर्ग बंदरगाह हमारा बाल्टिक सागर में चला जाता है। तो ये अपनी जगह पर स्थित रहे, इसके लिए भी हम कुछ जुगाड़ लगाएंगे। अब ये जो कील बंदरगाह ये किस चीज के लिए फेमस है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो एक तो ये पोर्ट है, पोर्ट के साथ साथ ये यहाँ पर डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। ठीक है, डेयरी जो पशुपालन उद्योग रहता है इसके लिए फेमस है। इसके अलावा हम्बर्ग की बात करें तो ये यहाँ पर जलयान उद्योग, पोर्ट वगैरह बनाने के जो उद्योग रहते हैं तो जलयान उद्योग के लिए फेमस है। तो ये किसके लिए फेमस है, कील डेयरी उद्योग के लिए, और हम्बर्ग किसके लिए फेमस है, जो शिपयार्ड वगैरह रहते हैं पोर्ट पर जो रिपेयरिंग वगैरह होती है, तो जलयान इंडस्ट्री या इसका रिपेयरिंग सेंटर यहाँ पर हमें हम्बर्ग में मिल जाता है। तो दोनों बंदरगाह का काम भी करते हैं और दोनों ही जर्मनी के क्या एक इंपोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज भी मिल जाते हैं। तो ये होती है हमारी कील नहर की कहानी। अब इसको देखो याद कैसे रखना है, कई बार हम इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो याद कैसे रखना है, तो उसका तरीका देखो। पहली चीज आपके पास है कील, तो पहला तो याद रखना है कि ये कील पोर्ट है, ये किसके लिए फेमस है, डेयरी। और डेयरी के अंदर हम क्या करते हैं, गाय भैंस पशुपालन करते हैं। अब किसी भी गाय भैंस या पशु की बात की जाए तो उसको एक खूंटे से बांधा जाता है। तो जब किसी गाय भैंस की बात करेंगे तो इसको क्या किया जाता है, एक खूंटे के साथ बांधा जाएगा। तो खूंटे को हम कह सकते हैं कील। तो डेयरी के अंदर क्या होती है, हमारी गाय होगी। तो डेयरी के अंदर गाय है और गाय को किससे बांधेंगे, कील से। तो कील किसके लिए फेमस होगा, हमें याद हो जाएगा कि ये कहीं ना कहीं पशुओं के लिए फेमस होगा। और फिर इस गाय से हमें क्या प्राप्त होता है, दूध प्राप्त होता है, और दूध को निकालने के लिए हम बाल्टी का यूज करते हैं। तो बाल्टी, तो यहीं पर सागर कौन सा हमारा, बाल्टिक। बस का और लगाना है तो आपको याद हो जाएगा। तो कभी नहीं भूलेंगे कि कील बंदरगाह किस सागर के तट पर है। तो कील बंदरगाह, कील का यूज किया जाता है डेयरी उद्योग में, और दूध निकालने के लिए बाल्टी का यूज किया जाता है। तो कील बंदरगाह बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है। और कील किस चीज के लिए फेमस है, कील से बांधे जाते हैं पशु, पशुओं से प्राप्त होता है दुग्ध पालन, मतलब ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। अगर आप इसको माइंड सेट कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा। तो हम्बर्ग कभी भी इस साइड नहीं जाएगा, तो हम्बर्ग केवल उत्तरी सागर के तट पर रहेगा, जो डेयरी उद्योग के अलावा, सॉरी डेयरी उद्योग के लिए फेमस ना होकर किसके लिए फेमस हो जाएगा, जलयान उद्योग के लिए फेमस हो जाएगा। इसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये जर्मनी की कहानी हो गई, इसमें हमने कील नहर कवर कर लिया। इसके बाद इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ पर 3 देश मिलते हैं हमें। एक कंट्री आपको यहाँ पर मिलेगी, दूसरी कंट्री इसी के नीचे यहाँ पर लगी हुई है, तो ये दोनों कोस्टल कंट्री हैं।
और एक छोटा सा देश हमें यहाँ पर मिल जाता है। तो इन 3 देशों की बात करें तो ये 3 जो देश हमें मिलते हैं, इनमें 3 देशों के नाम बात करें तो ये पहला देश मिलता है नीदरलैंड, दूसरा देश मिलता है हमें बेल्जियम, तो नीदरलैंड, बेल्जियम, और अगला देश मिलता है लग्जमबर्ग। तो 3 देश हमें मिल जाते हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। नीदरलैंड की राजधानी आपको ऊपरी तट पर ही एम्स्टर्डम मिल जाएगी, ठीक है। बेल्जियम की राजधानी हमें ब्रुसेल्स मिल जाती है और लग्जमबर्ग की राजधानी लग्जमबर्ग की है। ये दोनों देश कोस्टल कंट्री पर हैं, तटों को टच करते हैं। लग्जमबर्ग यहाँ पर एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये याद रखेंगे। तो लग्जमबर्ग कैसा एक स्थल अवरुद्ध देश है, लैंडलॉक्ड है, ठीक है। हालांकि लैंडलॉक्ड में सारे अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन साथ के साथ जितना आप कर सको वो कर सकते हैं। बाकी इन तीनों देशों की बात करें तो इनको लो लैंड कंट्री कहा जाता है। तो इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है, लो लैंड कंट्री। ये साथ के साथ नोट कर लिया करो, ठीक है। कुछ जो एक्स्ट्रा पॉइंट आते हैं वो नोट कर लिया करो, क्योंकि एनिमेशन में फिर ये चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये लो लैंड कंट्री आप हेडिंग बना सकते हैं साइड में, थोड़ा सा रफ वर्क साथ में करते रहा करो। एटलस में देखो और एक पेज रखो, उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो सारे के सारे नोट करो। बाकी के पॉइंट तो हम कवर कर लेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट को जो विशेषताएं वो आपको लिखनी पड़ेंगी, वो ना तो एटलस में लिखी होंगी ना बोर्ड पर लिखी होंगी। तो वो मैं जो बता रहा हूं, तो इन देशों को निम्न भूमि देश कहा जाता है, तीनों देशों को लो लैंड कंट्री कहा जाता है। लो लैंड कंट्री का मतलब ऐसे देश जिनकी समुद्र तल से ऊंचाई बहुत कम मिलती है। तो यहां तक की हम कहानी कंप्लीट करते हैं, तो इसको पहले एक बार लिख लें आप लोग, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। देखो यहां तक हम देख चुके थे, तो पोलैंड मिल गया, जर्मनी मिल गया, यहां पर हमें मिल जाएगी कील नहर, और कील नहर के बाल्टिक सागर के तट पर स्थित है कील बंदरगाह, और उत्तरी सागर के तट पर स्थित है हम्बर्ग बंदरगाह। बाकी मैं ये लिख दे रहा हूं यहां पर। तो ये किसके लिए फेमस है, ये डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। हम्बर्ग की बात करें तो ये जलयान उद्योग के लिए फेमस है। तो यहां पर आप जलयान उद्योग लिख सकते हैं, ठीक है। और ये किस सागर के तट पर है, ये नॉर्थ सी के तट पर है। और ये अगर हम बात करें, सॉरी, ये बाल्टिक सागर के तट पर है, ये बाल्टिक सागर के तट पर है। और ये कौन से तट पर स्थित है, नॉर्थ सी के तट पर स्थित है। तो केवल यहां पर हमें कील नहर पढ़नी, पूरा जर्मनी नहीं पढ़ना है। इसके अलावा यहां पर हमने 3 देश देखे। पहला देश था नीदरलैंड, जिसकी राजधानी है एम्स्टर्डम में, एक बहुत बड़ा बंदरगाह भी है यहाँ पर। और इसके बाद जो अगला देश मिला वो है बेल्जियम, जिसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। ये दोनों ही देश, अगर आप इन दोनों देशों की बात करें तो ये अटलांटिक ओशियन के तट को स्पर्श करते हैं। लेकिन अगर हम इस लग्जमबर्ग की बात करें, जिसकी कैपिटल भी लग्जमबर्ग है, तो लग्जमबर्ग यहाँ पर क्या है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो ये कैसी है, एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। और इन तीनों देशों की अगर हम बात करें तो इनको क्या कहा जाता है, इनको लो लैंड कंट्री कहा जाता है, ठीक है। निम्न भूमि देश के नाम से जाना जाता है। तो यहां तक की कहानी कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम यहां तक हम कवर कर चुके हैं, ये नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। और इस साइड जो सागर हमें मिला था, इस सागर का नाम क्या था, नॉर्थ सी। तो यहां पर जो सागर था वो था नॉर्थ सी। तो पहले नॉर्थ सी की बात करते, तो नॉर्थ सी का अगर आप बॉर्डर देखोगे तो यहां पर एक देश है नॉर्वे। तो नॉर्थ सी की सीमा कहीं ना कहीं नॉर्वे को भी टच करती है। और इस नॉर्थ सी की अगर हम बात करें, नॉर्थ सी यहाँ पर है यूनाइटेड किंगडम, तो नॉर्थ सी कहीं ना कहीं यूके को भी टच करता है। नॉर्थ सी यहाँ पर डेनमार्क को भी टच करता है, जर्मनी को भी टच करता है, नीदरलैंड और बेल्जियम को भी टच करता है। तो नॉर्थ सी की सीमा से जो लगा हुआ क्षेत्र है, इसको डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। तो उत्तरी सागर की सीमा से तटीय क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, डॉगर बैंक। जैसे हमने नॉर्थ अमेरिका के अंदर ग्रांड बैंक पढ़ा था, जो मछली फेमस के उत्पादन के लिए फेमस था, उसी प्रकार डॉगर बैंक भी मछली उत्पादन के लिए या मत्स्य उत्पादन के लिए यहाँ पर विश्व प्रसिद्ध है। बस इतना याद रखना है कि डॉगर बैंक का संबंध किस सागर से है। तो हम कह सकते हैं कि डॉगर बैंक का संबंध उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्रों से। तो उत्तरी सागर के तटीय क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है, डॉगर बैंक के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम मिल जाता है। यूनाइटेड किंगडम को मैं पूरे का पूरा अलग से पढ़ाऊंगा। यूरोप के लास्ट में हम यूनाइटेड किंगडम की पूरी अलग से स्टडी करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो फ्रांस मिलता है, तो जर्मनी के बाद अगला देश मिलेगा फ्रांस। यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के बीच में एक जल संधि मिलती है, जिसको कहते हैं डोवर स्ट्रेट। तो फ्रांस और यूके के बीच में कौन सी जल संधि है, डोवर जल संधि। तो डोवर जल संधि का मतलब है कि आप उत्तरी सागर से जाएंगे, तो उत्तरी सागर से पहुंचेंगे डोवर जल संधि, और डोवर जल संधि को जब आप क्रॉस करेंगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा चैनल मिलता है, जिसको कहते हैं इंग्लिश चैनल।
ठीक है। तो इंग्लिश चैनल को पार करके कई बार कई लोगों ने रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। जैसे भारत के अंदर आप मिहिर सेन और आरती साहा का नाम देखेंगे तो पहले मेन और वुमेन हैं जिन्होंने पहली बार इंग्लिश चैनल को तैरकर रिकॉर्ड तैयार किया था। इसके अलावा वर्ल्ड में और भी बहुत सारे लोग हैं और भारत के अंदर भी और भी बहुत सारे पैरालंपिक के भी कई प्लेयर्स आपको मिलते हैं जिन्होंने इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया है और कई रिकॉर्ड कायम किए हुए हैं। तो इसका मतलब है कि डोवर स्टेट, तो डोवर स्टेट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो पहला क्वेश्चन आता है कि डोवर स्टेट कहां पर स्थित, तो हम कह सकते हैं डोवर स्टेट फ्रांस और यूके के बीच में स्थित है। ये भी हो सकता है ये उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच में स्थित है। कई बार क्वेश्चन आता है कि ये किसको अलग करती है, तो ये फ्रांस को यूके से अलग करती है। किसको जोड़ती है, हम कहेंगे कि ये उत्तरी सागर को, ये नॉर्थ सी को इंग्लिश चैनल के साथ जोड़ती है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी यहाँ पर नॉर्थ सी की हो गई। तो ये पूरे का पूरा डॉगर बैंक याद रखेंगे, यूके को भी फोकस नहीं करना, केवल यहाँ पर डॉगर बैंक स्ट्रेट याद रखनी है और इंग्लिश चैनल भी यहाँ पर याद रखना है जो यूके और फ्रांस के बीच में ही स्थित है। तो यहां तक हम कवर करते हैं। तो हम यहाँ पूरा का पूरा इस साइड से पढ़ते आए तो ये पूरे का पूरा आपका आउटलाइन में कंप्लीट होता जा रहा है और हम यहाँ पर कई खाड़ी सागर वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, नहरें पढ़ चुके हैं और कई देशों के बारे में भी पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये इंग्लिश चैनल तक हमने कंप्लीट कर लिया था। ये कौन सा देश होगा पहचान सकते हैं, तो यहां पर हमें मिलेगा फ्रांस और फ्रांस के बाद यहां पर मिलता है हमें स्पेन। ठीक है, मैड्रिड इसकी राजधानी है और यहां पर मिल जाता हमें पुर्तगाल। ठीक है, जिसकी राजधानी का नाम क्या है, लिस्बन। तो ये पहले तो देश पता होना चाहिए। हम फ्रांस तक आ चुके हैं और फ्रांस के ऊपर यहाँ पर डोवर जल संधि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी और डोवर से हम कहां पहुंच चुके थे, इंग्लिश। लेकिन इसके बाद अगर आप जाएंगे तो यहां पर आपको जो एरिया मिलेगा ये पूरे का पूरा, तो ये पूरे के पूरे एरिया की बात करें तो मैंने कहा था कि खाड़ी, खाड़ी का मतलब होता है कि जो तीन और स्थल से घिरा हो और इसका एक तरफ समुद्र की ओर खुला हो, ऐसे स्ट्रक्चर को खाड़ी के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर एक खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं बे ऑफ बिस्के, बिस्के की खाड़ी। तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, बिस्के की खाड़ी। तो बिस्के की खाड़ी की सीमा, एक तरफ इसकी सीमा फ्रांस को टच करती है, दूसरी तरफ इसकी सीमा स्पेन को टच करती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिस्के की खाड़ी किसके बीच में, तो हम कह सकते हैं बिस्के की खाड़ी फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि ये पूरे का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर अगर आप यहां से देखेंगे तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक यहां तक का, तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर आपको एक प्रायद्वीप के रूप में दिखाई देता है। इस पूरे प्रायद्वीपीय क्षेत्र को आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है, आइबेरियन। तो इस प्रायद्वीप को क्या कहा जाता है, हम कहेंगे आइबेरियन प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो आइबेरियन प्रायद्वीप का स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। ऊपर बिस्के की खाड़ी है, इस साइड अटलांटिक ओशियन है, नीचे भूमध्य सागर है और इसकी जो पूर्वी सीमा है ये वाली सीमा फ्रांस के साथ टच करती है, तो इसलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीप। तो आइबेरियन प्रायद्वीप की उत्तरी सीमा पर बिस्के की खाड़ी है, आइबेरियन प्रायद्वीप की दक्षिणी सीमा पर भूमध्य सागर है और इसकी पश्चिमी सीमा अटलांटिक महासागर को टच करती है और पूर्वी सीमा जो कि स्थल के साथ जुड़ी है वो फ्रांस को टच करती है। इसमें दो देश काउंट होते हैं। तो आइबेरियन में पहला देश आता है पुर्तगाल और दूसरा देश आता है स्पेन। तो पुर्तगाल और स्पेन दोनों किस प्रायद्वीप के भाग है, हम कह सकते हैं आइबेरियन पेनिनसुला के पार्ट। ठीक है, तो ये आपका बे ऑफ बिस्के हो गया, किसके बीच में, फ्रांस और स्पेन के बीच में। यहां पर आपको स्पेन मिल जाएगा जिसकी राजधानी का नाम है मैड्रिड, यहाँ पर पुर्तगाल जिसकी राजधानी का नाम क्या है, लिस्बन। और एक चीज और यहाँ पर पढ़ लेते हैं, तो इसी स्पेन के बाद जब आप बिस्के की खाड़ी से ऐसे चलेंगे, देखो रहना आपको पानी के क्षेत्र में ही है। जब भी आप आगे बढ़ेंगे तो जली क्षेत्र से ही आगे बढ़ना है, इनको तो केवल साथ में कवर करना है। जैसे आप यहाँ पर नॉर्थ सी से डोवर को क्रॉस करके इंग्लिश चैनल से बिस्के की खाड़ी में आएंगे और बिस्के की खाड़ी से हम कहाँ चले जाएंगे, अटलांटिक ओशियन में। अब अटलांटिक ओशियन से जब आप घूमकर इस साइड आएंगे तो यहां पर आएंगे तो आपको कहां पर एंटर करना होगा, मेडिटेरेनियन सी के अंदर एंटर करना होगा और इसी के नीचे जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है। अगली किसी स्लाइड में आपको अफ्रीका अच्छे से दिखा दूंगा। तो इसी यूरोप के नीचे जो महाद्वीप दिया हुआ है उसका नाम क्या है, अफ्रीका। तो यहां पर क्या करना है कि आपको एक स्टेट याद रखने जिसका नाम है जिब्राल्टर स्टेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिब्राल्टर जल संधि। तो पहली चीज याद रखेंगे कि जिब्राल्टर जल संधि किसको कनेक्ट करती है, जैसे मैं यहां पर समझा दे रहा हूं,
कि यहां पर मान लेते हैं कि ये मान लो कि ये आपका आइबेरियन पेनिनसुला है, इस तरीके से बना लेते हैं। ये आइबेरियन पेनिनसुला हो गया, यहाँ पर स्पेन हो गया, और स्पेन के नीचे यहाँ पर आ जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर याद रखना, यहाँ पर जो सबसे ऊपर का देश है उसको कहते हैं मोरक्को। तो अफ्रीका महाद्वीप के सबसे ऊपर का जो देश है उसका नाम क्या है? मोरक्को। तो अफ्रीका महाद्वीप का मोरक्को देश इस जल संधि के सामने पड़ता है, और इधर से यूरोप कॉन्टिनेंट का स्पेन देश इसके पास में पड़ता। तो ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। तो यहां पर है हमारा अटलांटिक ओशियन, और इस साइड हमारा मेडिटेरेनियन सी, बीच में एक सकरा जलीय भाग है। तो इस सकरे जलीय भाग से जब हम इस साइड आते हैं तो इसी जगह पर हमें जो जल संधि मिलती है उसको कहते हैं जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो इस जगह पर जो जल संधि उसका नाम ही क्या है? जिब्राल्टर जल संधि। तो अब आप यहां पर यह बता सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि किसको कनेक्ट करती है? तो हम कह सकते हैं कि जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से जोड़ती है, और ये यूरोप के स्पेन को अफ्रीका के मोरक्को से अलग करती है। हम ये भी कह सकते हैं ये स्पेन और मोरक्को के बीच में स्थित है। हम ये भी कह सकते हैं यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बीच में स्थित है। तो इस तरीके से आपकी जिब्राल्टर स्टेट कंप्लीट होती है। यहां पर एक चीज याद रख लेंगे कि यहां पर एक छोटा सा पोर्ट है, इसके बारे में याद रख लेना, जिसका नाम है जिब्राल्टर पोर्ट। जिब्राल्टर पोर्ट, तो यहीं पर एक छोटा सा बंदरगाह जिब्राल्टर बंदरगाह। तो स्पेन के तट पर इसी जल संधि के पास में एक बंदरगाह मिलता है, जैसे मैं यहां पर बना दे रहा हूं। तो स्पेन का यहां पर एक छोटा सा पोर्ट मिलता है जिसका नाम ही क्या है? जिब्राल्टर पोर्ट। अगर दिख रहा होगा तो यहां से देख लेना। तो जिब्राल्टर बंदरगाह यहां पर हमें मिलता है, लेकिन इस जिब्राल्टर बंदरगाह पर स्पेन का अधिकार ना होकर इस जिब्राल्टर बंदरगाह पर यूके का अधिकार है। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जिब्राल्टर पोर्ट कहां पर है? तो ये स्थिति तो स्पेन में मिलती है जिब्राल्टर जल संधि के पास में, लेकिन इस बंदरगाह पर यूके का अधिकार है। ऐसे ही इसमें हम देखें तो यहां पर एक पोर्ट मोरक्को में मिलता है यहां पर। तो मोरक्को में ये जो पोर्ट मिलता है इसको स्यूटा के नाम से जाना जाता है, स्यूटा। कई लोग इसको क्यूटा पढ़ते हैं, कई लोग स्यूटा पढ़ लेते हैं। तो स्यूटा पोर्ट यहां पर जो हमें मिलता है, तो इस स्यूटा पोर्ट पर, तो इस स्यूटा पोर्ट की बात करें तो इस पर स्पेन का अधिकार है। तो हम याद रखने की ऐसे कर सकते हैं कि स्पेन के जिब्राल्टर बंदरगाह पर यूके ने अधिकार कर लिया। अब स्पेन के बंदरगाह पर यूके ने अधिकार कर लिया और स्पेन ने दूसरे के बंदरगाह पर अधिकार कर लिया। जैसे मंदिर के अंदर चप्पलों का रोटेशन चलता रहता, आपकी कोई पहन के चला गया, आप किसी की पहन के चले जाओ। तो इन लोगों ने भी यही पॉलिसी अपनाई। तो जब स्पेन के जिब्राल्टर पोर्ट पर यूके ने अधिकार कर लिया, तो स्पेन ने क्या किया? मोरक्को के सूटा पोर्ट पर अधिकार कर लिया। तो ये दोनों बंदरगाहों की स्थिति अलग है पर इन पर अधिकार क्षेत्र अलग है। जिब्राल्टर पोर्ट स्पेन में है, स्यूटा पोर्ट मोरक्को के पास में, लेकिन स्यूटा मोरक्को में है, लेकिन मोरक्को का अधिकार ना होकर इस पर स्पेन का अधिकार है। और जिब्राल्टर पोर्ट स्पेन में, इस पर स्पेन का अधिकार होकर यूके का अधिकार। और ये दोनों ही किस जल संधि के नजदीक है? जिब्राल्टर जल संधि के पास में स्थित है। जिब्राल्टर जल संधि अटलांटिक ओशियन को भूमध्य सागर से स्पर्श करती है। ठीक है, तो ये अटलांटिक ओशियन यहां पर याद रखेंगे। तो अटलांटिक ओशियन से अब हम एंटर कर चुके हैं कहां पर? भूमध्य सागर के अंदर। और ये पूरे का पूरा प्रायद्वीप क्या कहलाता है? आइबेरियन प्रायद्वीप। तो इसके बारे में भी हम लिख चुके थे पहले, दोबारा से लिख दे रहा हूं। तो इस पूरे प्रायद्वीप को क्या कहते हैं? आइबेरियन प्रायद्वीप। तो इसमें दो देश आते हैं, पहला देश पुर्तगाल आता है, दूसरा देश स्पेन आता है। क्लियर हुआ होगा इतना? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम पूरे का पूरा अब भूमध्य सागर को लेकर आते हैं। इसके नीचे जो महाद्वीप है, इसके नीचे वाले क्षेत्र में जो महाद्वीप हमें मिलता है वो पूरे का पूरा कौन सा महाद्वीप आएगा? तो इसके नीचे वाले बेल्ट में जो यहां से आपको पूरे का पूरा महाद्वीप का स्ट्रक्चर मिलता है, ये पूरे का पूरा अधिकांशता क्षेत्र अफ्रीका महाद्वीप का हमें यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो देश मिलता है वो मोरक्को है इस जल संधि के पास में। तो यहां पर हमें सबसे पहले मिल चुकी थी, ठीक है, यहाँ पर फ्रांस आपको मिल ही गया है, स्पेन मिल ही गया, पुर्तगाल आपको मिल चुका था, और यहाँ पर हम देख चुके थे जिब्राल्टर स्ट्रेट। तो यहाँ पर देखो दोबारा से करा रहा हूं, यहाँ पर कौन सा बंदरगाह था? जिब्राल्टर।
जिब्राल्टर पोर्ट पर किसका अधिकार है? यूके का। और यहां पर जो पोर्ट है उसका नाम क्या है? स्यूटा पोर्ट। स्यूटा पर किसका अधिकार है? स्पेन का। तो ये अफ्रीका में जाकर जब मोरक्को को देखोगे तो वहां पर आपको दिखाई देगा। जिब्राल्टर जल संधि यहां से अटलांटिक ओशियन से आती है और अटलांटिक ओशियन से कनेक्ट कर देती है मेडिटेरियन सी को। तो अब हमें जो फाइनली पढ़ना है वो है हमारा भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की अगर हम बात करें तो भूमध्य सागर में जब आप इस पॉइंट पर देखो, ये पूरे का पूरा भूमध्य सागर है, अपने आप में बहुत बड़ा महासागर माना जाता है इसको, सॉरी सागर माना जाता है। तो सागरों में बहुत बड़ा सागर है ये भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर की सीमा अगर आप देखोगे तो यूरोप कॉन्टिनेंट को लगती है और नीचे से अफ्रीका कॉन्टिनेंट, और इधर से भूमध्य सागर की सीमा से एशिया के भी कुछ देश स्पर्श करते हैं। तो कई बार सागरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सागर की सीमा किससे स्पर्श करती है। तो जब पूरे महाद्वीप आप कंप्लीट कर लेंगे उस समय में लास्ट में आपको सागर कंप्लीट करा दूंगा कि किस किस को कौन टच करता है। तो ये पूरे का पूरा हमें मिल गया यहाँ पर भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर के अंदर अगर हम जाएंगे तो सबसे पहले आपको स्पेन में जाना है। तो भूमध्य सागर में स्पेन में इस तट पर अगर आप जाएंगे तो यहां पर एक छोटा सा पोर्ट मिलता है जिसको कहा जाता है वेलेंसिया पोर्ट। तो स्पेन का वेलेंसिया बंदरगाह किस सागर के तट पर स्थित है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। या वेलेंसिया पोर्ट डायरेक्ट आपसे पूछ लेगा तो हमें याद रहेगा कि ये स्पेन का पोर्ट है। तो पहला याद रखेंगे यहाँ पर कौन सा पोर्ट? वेलेंसिया पोर्ट। यहाँ पर ये जो खाड़ी है इसको कई बार वेलेंसिया की खाड़ी भी बोल दिया जाता है। तो वेलेंसिया पोर्ट किसका पोर्ट है? स्पेन का। किस खाड़ी में है? वेलेंसिया की खाड़ी में। किसका सब डिवीजन? हम कहेंगे मेडिटेरेनियन सी का सब डिवीजन है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये जो आइलैंड आपको दिखाई दे रहा है छोटा छोटा, ये पूरे का पूरा जो ब्लू कलर में छोटा छोटा ग्रुप्स ऑफ आइलैंड दिखाई देता है, इस पूरे आइलैंड्स के ग्रुप को कहा जाता है ब्लेरिक आइसलैंड। तो ब्लेरिक आइलैंड जो हमें मिलता है इस पर किसका अधिकार है? फ्रांस का। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ब्लेरिक आइलैंड कहाँ है, तो हम कहेंगे ब्लेरिक आइलैंड भूमध्य सागर में स्थित है और इस पर किसका अधिकार है? हम कहेंगे फ्रांस का अधिकार है। वेलेंसिया पोर्ट कहां पर है? स्पेन में। इसके बाद अगर आप ऊपर वाले क्षेत्र में जाते हैं तो ये वाले स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो यहाँ पर फिर अंदर की ओर धसा हुआ एक भाग दिखाई दे रहा है जो फ्रांस के पास में पड़ता है। तो यहाँ पर एक छोटी सी खाड़ी मिलती है जिसको कहते हैं लॉयंस की खाड़ी। तो यहाँ पर कौन सी मिलती है? गल्फ ऑफ लॉयंस। तो लॉयंस की खाड़ी हम कहेंगे कि ये कहां पर स्थित? हम कहेंगे फ्रांस के पास में स्थित है। और इसी लॉयंस की खाड़ी, और किसका सब डिवीजन है? भूमध्य सागर का। लॉयंस की खाड़ी के तट पर ही एक छोटा सा बंदरगाह है जिसको कहते हैं मार्सली पोर्ट। सेकंड पेरिस ऑफ फ्रांस भी कहा जाता है। आगे जाके इसको दोबारा से रिपीट करेंगे, अभी केवल बंदरगाह का नाम याद रख लेंगे। यहाँ पर मार्सली पोर्ट आपको मिलेगा। तो ये मार्सली पोर्ट कहां पर है? गल्फ ऑफ लियोन्स के तट पर स्थित है। भूमध्य सागर के तट पर स्थित फ्रांस का सबसे प्रमुख बंदरगाह है मार्सली पोर्ट। हम ये कह सकते हैं कि भूमध्य सागर के तट पर स्थित फ्रांस का सबसे बड़ा बंदरगाह या सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा मिलता है, जिसका नाम क्या? मार्सली। और ऐसे स्पेन का सबसे प्रमुख बंदरगाह कौन सा मिलता है? वेलेंसिया। इसके बाद अगर आप यहां पर जाएंगे तो ये इटली की सीमा आ जाती है। तो यहां पर भी आप देखेंगे कुछ भाग अंदर की ओर धसा हुआ है। यहां पर खाड़ी ना मिलकर एक छोटा सा सागर मिलता है जिसको कहते हैं लुगुरियन सागर। तो यहां पर हमें क्या मिलेगा? एक छोटा सा लेगुरियन सागर मिलेगा। लेगुरियन सागर की सीमा इटली से टच करेगी और इटली का भी यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं जेनोवा सिटी। तो जेनोवा सिटी कहां पर स्थित है? तो जेनोवा की अगर हम बात करें तो ये एक जनेवा है, ठीक है, और ये जेनोवा मिलता है। तो जेनेवा जेनोवा दोनों कंफ्यूजन करते हैं, इनको थोड़ा देखना अच्छे से। तो जेनोवा जो मिलेगा वो आपको यहाँ पर इटली के अंदर मिलेगा, लिगुरियन सी के तट पर स्थित होगा, ठीक है। तो यहां से याद रखेंगे तो मेडिटेरेनियन सी में सबसे पहले वेलेंसिया की खाड़ी, वेलेंसिया पोर्ट, साथ में ब्लेरिक आइलैंड याद रखेंगे, गल्फ ऑफ लियोन्स याद रखेंगे, मार्सली पोर्ट, लिगुरियन सी में कौन सा? जेनोवा पोर्ट। हर एक खाड़ी के साथ एक पोर्ट आपको याद रखना पड़ेगा। यहां पर जो आप देख रहे हैं ये दो आपको आइलैंड दिखाई दे रहे हैं। इसमें ऊपर वाला जो आइलैंड इसको कॉर्सिका आइलैंड के नाम से जाना जाता है, नीचे वाला जो आइलैंड इसको सार्डिनिया के नाम से जाना जाता है। कॉर्सिका पर फ्रांस का अधिकार है, सार्डिनिया पर स्पेन का अधिकार है। तो कॉर्सिका आइलैंड ये वाला है, इस पर फ्रांस का अधिकार है, और सार्डिनिया पर सॉरी स्पेन का नहीं इटली का अधिकार है। ये थोड़ा याद रखना है यहाँ पर। तो किसका अधिकार है? इटली का अधिकार है। तो यहाँ पर छोटे छोटे दो आइलैंड है, कॉर्सिका और सार्डिनिया। कॉर्सिका आइलैंड पर फ्रांस का अधिकार है और सार्डिनिया आइलैंड पर इटली का अधिकार है। इन दोनों के बीच में अगर आप देखोगे तो आप छोटा सा गैप मिलेगा,
जो आपको इस सागरी क्षेत्र को इधर के सागरी क्षेत्र से जोड़ेगा, मतलब मेन मेडिटेरेनियन सी का ही सब डिवीजन है, तो मेडिटेरेनियन सी को यहां पर इसके छोटे से सागर से जोड़ेगा। यहां पर एक जो जल संधि मिलेगी उसको कहा जाता है गल्फ ऑफ बेनिफेसियो। तो बेनिफेसियो की जल संधि, तो आपको याद रखना है कि बेनिफेसियो की जल संधि कहां पर स्थित है, तो ये फ्रांस के कोर्सिका और इटली के सार्डिनिया द्वीप के बीच में स्थित है। किसको टच कर सकती है, तो हम कह सकते हैं ये मेडिटेरेनियन सी को। और यहां पर जो एक सागर मिलता है उसको कहते हैं टेरेनियन सी। ये छोटे छोटे सागर आपको याद होने चाहिए। तो इटली, कोर्सिका, सार्डिनिया और ये है सिसिली, इसके बीच में फंसा हुआ है पूरे का पूरा टेरेनियन सी। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया था, यूपीएससी में पूछा गया था, टेरेनियन, इटली, कोर्सिका, सार्डिनिया और सिसिली द्वीपों के बीच में छिपे हुए या बंद सागर को किस नाम से जाना जाता है, तो उसमें आंसर क्या होना चाहिए था, टेरेनियन सी के नाम से जाना जाता है। तो ये बेनिफेसियो क्या करती है, इस टेरेनियन सी को इसके भूमध्य सागर से टच कर देती है। इसके बाद ये आपको सिसिली यहां पर मिल ही जाता है, सिसिली आइलैंड, ठीक है, वॉल्केनिक एक्टिविटीज के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। सिसिली के बीच में एक छोटी सी कंट्री मिल जाती है माल्टा, जिसकी राजधानी का नाम है वलांटा। ये छोटा सा देश याद रखना, माल्टा, जिसकी राजधानी क्या मिलती है, वलांटा। अब आप देखेंगे ये जो पेनिनसुला दिखाई दे रहा है इसको इटली के नाम से पढ़ते हैं, और इस टायरेनियन सागर के इस साइड अगर हम जाते हैं तो यहां पर एक आयोनियन सागर मिलता है। तो देखो इस तरफ है टायरेनियन सागर, इस साइड है आयोनियन सागर। यहां पर इटली का मुख्य भाग आ जाता है, और यहां पर ये सिसिली जो इटली का ही पार्ट है, ये भी इटली का ही पार्ट है। इसके बीच में भी आप देखोगे एक नैरो वाटर बॉडीज दिखाई दे रही है, तो इस नैरो वाटर बॉडी को कहा जाता है गल्फ ऑफ या स्टेट ऑफ वेलेंसिया, सॉरी मिसिनिया की जल संधि। तो यहां पर हमें क्या मिलती है, स्टेट ऑफ मिसिनिया मिल जाती है। तो मिसिनिया जल संधि किसके बीच में, तो हम कहेंगे ये इटली प्रायद्वीप और सिसिली के बीच में स्थित है। किसको कनेक्ट करती है, तो हम कह सकते हैं ये टेरेनियन सी को आयोनियन सागर से स्पर्श करती है। तो इस तरीके से आप आंसर दे सकते हैं। तो जल संधि में बस यही याद रखना है कि कौन सा सागर स्थित है और ये किसको स्पर्श करता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपके यहां पर क्लियर होते हैं, ये रेस कर देते हैं फालतू की चीजों को। इसके बाद आप समझें, तो यहां तक आपको भी याद रखना है कि हमने आयोनियन सागर तक पढ़ लिया है, इटली तक हमने कवर कर लिया है। अब इससे आगे की बात को हम समझते हैं, ठीक है, इतना नोट डाउन कर लेंगे आप लोग। ठीक है, तो ये भी इसमें ही कवर कर लो, अगली स्लाइड में इसी के अंदर आ गया है। तो यहां पर देखो, तो मुझे लगा था कि अगली पार्ट में इसको कवर करेंगे, लेकिन यहीं पर दिया हुआ तो मैं यहीं बता दे रहा हूं। देखो इटली को कहा जाता है कि इटली एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप कहने का मतलब है कि जब भी हम किसी स्ट्रक्चर को देखते हैं, अगर वो तीन और सागर से घिरा हुआ है, अगर कोई स्थलाकृति तीन और सागर से घिरी हुई है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रायद्वीप। तो इटली प्रायद्वीप तीन और सागर से घिरा हुआ। कौन से तीन सागर हैं, तो एक सागर आपको दिखाई दे रहा है कि इटली के दक्षिणी भाग में या दक्षिण पश्चिमी भाग में टायरेनियन सागर स्थित है, और इटली के उत्तर पूर्वी भाग में एड्रियाटिक सागर स्थित है, और दक्षिणी भाग में यहां पर आयोनियन सागर स्थित है। तो हम कह सकते हैं इटली प्रायद्वीप की सीमा तीन सागरों को टच करती है, एड्रियाटिक सागर, टायरेनियन सागर और आयोनियन सागर, इसलिए इसको हम पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। अब यहां पर एक एड्रियाटिक सागर है और यहां पर आयोनियन सागर है। इन दोनों के बीच में एक जल संधि जिसको कहते हैं ओट्रेंटो स्ट्रेट, ठीक है, और यहां पर एक टोरंटो की खाड़ी मिल जाती है छोटी सी, ठीक है, तो ये ओट्रेंटो स्ट्रेट मिल जाएगी, और यहां पर एक छोटी सी खाड़ी जिसको कहते हैं टोरंटो की खाड़ी। तो यहां तक आपको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। देखो, तो इटली पेनिनसुला के इस साइड क्या है, टेरेनियन सागर, और उत्तर वाली साइड में क्या मिलेगा आपको, एड्रियाटिक सागर। एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर के बीच में जो गैप है उसमें एक जल संधि मिलेगी जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ या स्ट्रेट ऑफ ओट्रेंटो, और ये जो अंदर की ओर छोटा सा घुसा हुआ भाग है, यहाँ पर एक खाड़ी मिल जाती है जिसको कहते हैं गल्फ ऑफ टोरंटो। तो इटली प्रायद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में गल्फ ऑफ टोरंटो मिलता है, और आयोनियन सागर को एड्रियाटिक सागर से जोड़ने का काम करती है ओट्रेंटो
स्टेट। अब कई बार होता है ट्रेंटो स्टेट किसको अलग करती है, तो इस साइड का जो भाग है वो इटली पेनिनसुला है और इस साइड का जो भाग है वो बाल्कन पेनिनसुला है। तो हम ये कह सकते हैं बाल्कन और इटली प्रायद्वीप के बीच में स्थित है या दोनों को अलग करती है और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ती है। अब आगे बढ़े, अब आप अगली स्लाइड में जब यहां पर देखेंगे तो हमने यहां तक कंप्लीट कर लिया है। तो ये आपका आयोनियन सागर हो गया, एड्रियाटिक सागर हो गया और ट्रेंटो स्टेट हो गई, ये पूरे का पूरा मेडिटेरेनियन सी। ये मैं सारा डाटा आपको कंप्लीट करा चुका हूं। ये सिसिली आइलैंड हमने पढ़ चुका है। इसके बाद अब एक दो चीजें और आपकी रह गई हैं, उनको फटाफट कंप्लीट करते हैं। तो जब आप इस ओट्रेंटो स्टेट से इस साइड बढ़ते हैं, ठीक है, तो ये ग्रीस वाला बेल्ट मिल जाता है, यहां पर ये ग्रीस वगैरह का बेल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रीस के ही सारे आइलैंड हैं नीचे छोटे छोटे। ग्रीस के आगे जाएंगे यहां से तो एक सागर मिलेगा जिसको कहते हैं एजियन सागर। अब समझना यहां पर, ठीक है, ये टर्की वगैरह के पार्ट आ जाते हैं, तो इसको भारत के अंदर पढ़ेंगे, सॉरी एशिया के अंदर मैंने पढ़ाया था टर्की। और ये टर्की का कुछ भाग यहाँ पर इस्तांबुल वाला, तो टर्की का कुछ भाग है जो यूरोप में चला जाता है और टर्की का कुछ भाग आपका एशिया में, अधिकांश भाग एशिया में पड़ता है। ये देखो यहां से, तो ये टर्की का दक्षिणी भाग है और ये टर्की का उत्तरी भाग इस्तांबुल यहीं पर हमें मिलता है। एजियन सागर से इस साइड जाते हैं तो यहां पर एक सागर मिलता है जिसको कहते हैं ब्लैक सी, काला सागर। एक हमने यूरोप में कारा सागर पढ़ा था, तो कारा सागर अलग है और काला सागर अलग है। तो ये कारा नहीं है बल्कि क्या पढ़ते हैं इसको, काला सागर, जिसको इंग्लिश में कहेंगे ब्लैक सी। अब यहां पर क्या होता है कि इस साइड हमें ब्लैक सी मिलता है, इस साइड हमें एजियन सी मिलता है। तो एजियन सी और ब्लैक सी के बीच में ये जो पानी का क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं मरमरा सी। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मरमरा सागर के नाम से जाना जाता है। तो तीन सागर क्रम से याद रखना, एजियन सागर, एजियन सागर से मिलेगा मरमरा सागर और मरमरा सागर से मिलेगा हमें काला सागर। और इससे अगर हम देखो पूरे सागरों का क्रम याद रखो, पहले हम जाएंगे मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से यहां से इंटर करेंगे बेनिफेसियो से, बेनिफेसियो से मिसिनिया, मिसिनिया से होते हुए यहाँ पर एजियन सी और एजियन सी से हम इंटर कर जाएंगे मरमरा सागर में और मरमरा सागर से इंटर कर जाएंगे हम ब्लैक सी में। लेकिन जब हम किसी एक सागर से दूसरे सागर में प्रवेश करते हैं तो बीच में एक छोटी सी जल संधि मिलती है। तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर दो जल संधियां मिलनी चाहिए। एक जल संधि हमें इस क्षेत्र के बीच में मिलनी चाहिए जो एजियन सी और मरमरा सी को कनेक्ट करेगी और एक जल संधि हमें मरमरा सी और काला सागर के बीच में मिलनी चाहिए। तो यहाँ बिल्कुल दो जल संधियां मिलती हैं। यहां पर जो जल संधि मिलती है उसको डार्डिनल जल संधि के नाम से जाना जाता है, जहां पर जो जल संधि मिलती है उसको बॉस्फोरस जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो डार्डिनल जल संधि हम याद रख सकते हैं कि एजियन सी को मरमरा सागर से टच करती है और बॉस्फोरस जल संधि मरमरा सागर को ब्लैक सी से टच करती है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है कि ये कैसे याद रहेगा तो B4 बॉस्फोरस हो जाता है और B4 ब्लैक सी हो जाता है। तो ब्लैक सी की साइड में हमेशा बॉस्फोरस जल संधि रहेगी। हमें याद तो हो जाता है, प्रॉब्लम होता है कि ये आपस में एक्सचेंज हो जाता है जब हम एग्जाम में जाते हैं। तो B4 ब्लैक सी याद रखेंगे, B4 बॉस्फोरस याद रखेंगे। तो अगर बॉस्फोरस इस साइड रहेगा तो डार्डिनल अपने आप इस साइड आ जाएगा। तो एजियन सी से डार्डिनल स्टेट को क्रॉस करेंगे और डार्डिनल स्टेट को क्रॉस करके हम मरमरा सी में जाएंगे और मरमरा सी से बॉस्फोरस को क्रॉस करके हम ब्लैक सी के अंदर पहुंचेंगे। ब्लैक सी से हमारी सीमाएं रशिया को टच कर सकती है। तो भारत अगर इस रूट से रशिया से व्यापार करता है तो भारत को पहले क्या करना होगा, अफ्रीका के अंदर आप देखेंगे तो लाल सागर से होते हुए सुएज नहर को क्रॉस करके, यहां से सुएज नहर है, रेड सी है, तो रेड सी से होते हुए लाल सागर, अरब सागर से पहले लाल सागर में जाएंगे, लाल सागर से भूमध्य सागर जाएंगे, भूमध्य सागर से डायरेक्ट भी जा सकते हैं यहां से। तो भूमध्य सागर से मेन आयोनियन सागर जाएंगे, आयोनियन सागर से एजियन सागर जाते हैं, एजियन से मरमरा सागर, मरमरा से ब्लैक सी। तो कई बार आपको वाटर रूट्स में इन जल संधियों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर आप इस मार्ग से जाते हैं तो कौन सी जल संधि से होकर जाएंगे, उस रूट में कौन से सागर और कौन सी जल संधियां मिलेंगी, क्योंकि वाटर रूट में सबसे ज्यादा इनका यूज किया जाता है। एक यहाँ पर छोटा सा सागर मिलता है जिसको एजोब सागर के नाम से जाना जाता है और एजोब सागर में भी इंटर करने के लिए यहाँ पर एक कैरिच करके जल संधि मिलती है। तो कैरिच जल संधि आपको कहां पर मिलती है, ब्लैक सी और एजोब सागर के बीच में मिलती है। तो ये छोटा सा पार्ट था जो आउटलाइन का आपका कंप्लीट हो गया। इसको एक बार एनिमेशन में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं एक बार, ये सारा कचरा ज्यादा हो जाएगा। देखो, तो मैंने कहा कि पहले तो आप
आयोनियन सागर से एजियन सी में जाएंगे, एजियन सी से आप ब्लैक सी में जा सकते हैं, लेकिन बीच में आपको मरमरा सी क्रॉस करना होगा। तो एजियन सी से आपको पहले जाना होगा मरमरा सी, फिर मरमरा सी से जाएंगे आप ब्लैक सी। तो यहां पर एक जल संधि जो मिलती है उसका नाम क्या है, डार्डिनल जल संधि। तो डार्डिनल जल संधि एजियन से मरमरा को कनेक्ट कर देगी, और मरमरा सी को ब्लैक सी से कनेक्ट करने के लिए यहां पर एक जल संधि मिलेगी जिसको कहते हैं बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ब्लैक सी से अगर आप जाते हैं कहां पर, एजोब सी के अंदर, तो यहां पर आपको एक जल संधि मिलती है जिसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ कर्च या कैरिच करके इसका नाम मिलता है। तो इस तरीके से, और उसके बाद आपकी एशिया की सीमा स्टार्ट हो जाती है, कैस्पियन सागर वगैरह मिल जाता है। तो ये यूरोप कॉन्टिनेंट की पूरी सीमा यहाँ पर कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने यूरोप कॉन्टिनेंट की पूरी आउटलाइन के बारे में कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक बार इसको पूरे का पूरा रिवाइज करेंगे, रिवाइज करने के बाद इसको फिर एटलस में एक दो बार देखो, सारी चीजें बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हमने कंट्री और कैपिटल को रखा हुआ है, क्योंकि पहले नहीं रखा था। तो अब आप लगभग 20-25 कंट्रीज के बारे में पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में हम पढ़ेंगे कंट्री और कैपिटल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।